नमस्कार बच्चों, मैं आज ज्योतिषानी बाघव फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ पढ़ाई तुहरदार कार्यक्रम के टीवी केबल प्रसारण के द्वारा। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया अध्याय फिर से शुरू करते हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि कोई भी प्रकाश को पढ़ने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं आप लोग को दिखाई दे रही हूँ। तो आप लोग बोलेंगे कि मैं तो कैमरा के सामने हूँ इसलिए दिखाई दे रही हूँ। ठीक है, पर आप लोग जब एक दूसरे को देखते हैं तो भी वो दिखाई देते हैं, है ना। तो कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, कभी आपने सोचा है? अगर मान लो आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कमरा पूरा अंधेरे से भरा हो, अंधेरा हो, कोई भी लाइट का व्यवस्था ना हो, तो आपको कोई चीज दिखाई देगी? सोचिए, नहीं दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है, हमें कोई चीज क्यों दिखाई देती है ना। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा क्यों दिखाई देती है। तो ये इसलिए दिखाई देती है कि जब कोई भी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी वो वस्तु हमको क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे कि ये चौक, जैसे कि ये बॉटल, जैसे कि ये स्केल क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इससे प्रकाश टकराकर आप तक जाएगी, आपके आंखों तक। ठीक है, अगर हम इसको प्रकाश ना रहे और पूरा बंद कर दें, प्रकाश का कोई भी उपाय ना हो, तो हमें ये दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो हमें कोई भी वस्तु क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के कारण। और प्रकाश के कारण उसका एक और कारण है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह से होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परावर्तन कैसे होता है। जैसे आप लोग कभी कोई गेंद लिए होंगे और उसको दीवार पे मारे होंगे, तो फिर वो उसी वेग से क्या होता है, वापस आ जाता है ना। तो उसका वापस आना क्या कहलाया? परावर्तन। जैसे कि आप कभी, हम लोग के आसपास बहुत कुआं है, तो कभी आप जाओ और कुआं के अंदर झांकते हुए अपना ही नाम बोलो, तो क्या होता है, आपका नाम वापस आता है ना। तो वो क्या है? परावर्तन। वहां क्या हुआ? ध्वनि का परावर्तन। ठीक, तो जब कोई भी माध्यम से कोई चीज टकराकर वापस आ जाता है तो उसका क्या कहलाता है? परावर्तन। ठीक है, ये विज्ञान के एक शब्दावली के साथ इसको समझना होगा। शब्दावली है कि परावर्तन क्या है। तो ये किसी भी चीज से कोई चीज जब टकराकर वापस आ जाती है, उसी तरह से जिस तरह से वो गई है, उस वापस आने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, हम लोग आजकल क्रिकेट भी देख रहे हैं, तो क्रिकेट में भी जब कोई बॉलिंग करता है तो उस लेवल पे अगर वो मार दिया तो वो उसमें वापस आ जाता है ना। कभी छक्का चला जाता है, कभी चौका चला जाता है, तो वो भी क्या हुआ? परावर्तन। पर हम इतना सारा चीज क्यों समझें? इसलिए समझें कि परावर्तन है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन को समझना है आज। ठीक है, आप लोग इसको डेली देखते हैं, आप लोग यूज करते हैं और इसको कहीं भी आप देख सकते हो, है ना। तो अब इसको देखने के लिए हमको एक अच्छा युक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आईना, आप लोग देखते हैं डेली कहीं जाना है तो ये दिख रहा है। तो ये आईना कैसे बनता है? तो आईना जो है ना, ये कांच का एक टुकड़ा है। ठीक है, और इसके पीछे क्या है? चांदी का लेप लगा हुआ है। ठीक, और बहुत ज्यादा इसमें प्रकाश का परावर्तन हो, इसलिए इसके पीछे एक गहरे रंग का पेंट किया जाता है। आप लोग कभी कोई आईना टूट जाए तो उसको आराम से उठाकर, ये नहीं कि हड़बड़ी में ना, हो सकता है आपको चोट लग जाए, तो आप उसको उठाकर देख सकते हैं कि आईना कैसे बना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर चित्र में बताना हो कि आईना कैसे बना, चित्र में, है ना, तो हम लोग अब ऐसे आईना ना बनाए, इस तरह से, है ना, ऐसा आईना ना बनाए। ठीक, इससे पता चल रहा है कि आईना है? नहीं, हमको चित्र बनाना है इस तरह से।
इस तरह से हम करेंगे। तो ये हम जब भी ऐसा संरचना बनाए तो आप समझ जाइए क्या बना है, दर्पण या आईना। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्या बन गया भाई, दर्पण खड़ा है। ठीक, तो कभी भी हम संरचना के रूप में दर्पण बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, इसके ऊपरी सतह पर इस तरह से पेंट किया हुआ प्रदर्शित करेंगे। तो आप लोग को बहुत आसान समझ में आएगा। जब भी आप ऐसी संरचना देखें तो ये तुरंत आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, दर्पण। ठीक है, तो ये दर्पण। अब यहाँ जब प्रकाश समानांतर होते हुए, समानांतर का मतलब देखो इस तरह से बराबर, इनके बीच की दूरियां बराबर हो और एक ही कोण से, है ना, ये इस तरह से आ रही हो और यहाँ दर्पण से टकराकर जब ये वापस आती हैं, है ना, तो ये जो वापस आने की प्रक्रिया है ये क्या कहलाता है, परावर्तन। अब किसका परावर्तन, तो ये क्या है, ये प्रकाश। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे तो आप लोग एक छोटा सा प्रयोग करिएगा, जिसके लिए आप लोग को चाहिए 2 समतल दर्पण। ठीक है, तो आप लोग को अगर नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, आप लोग बड़ा दर्पण जो होता है जिस साइज का आप हाथ में उठा सके उसको भी देख सकते हैं। ये देखिए इस साइज का दर्पण हो, है ना, तो मेरे पास 2 है। ठीक है, ये दिख रहा है। अब इसके बाद एक जो दर्पण है उस पर हम लोग एक कागज का लेंगे और उसको इस तरह से काटेंगे। दिख रहा है आप लोग को, है ना। उसके बाद इसको इस तरह से लगा देंगे। ये आप लोग इसको अपने से भी करते जाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग को इसको काले रंग से पेंट कर देना है। ठीक, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, तो इसको ऐसे कर लेना है और इसके बाद इसको ऐसे जगह फिट करना है जहां से तेज धूप आ रहा हो। तो मेरे इस कमरे में तो धूप आ नहीं रही है ना, तो आप लोग इस प्रैक्टिकल को अपने आसपास आंगन में या फिर कक्षा से बाहर जाकर करें तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सेट करें कि प्रकाश इससे टकराकर इस आईने में आए। ठीक है, इस दर्पण पे इस तरह से, और उसके बाद इसको ऐसे सेट करके एक कागज को रखें सामने। ठीक, और ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इससे, है ना, प्रकाश इससे टकराकर उस कागज पर पड़ेगी तो वो एकदम सीधा सीधा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से ये होगा। तो आप लोग इसको करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और इसके लिए धूप का एंगल मतलब कोण जो होता है वो एकदम अच्छे से फिट होना चाहिए। तो आप लोग इसको करने से पहले इस पुस्तक में दिया हुआ है उसको भी देख लेंगे, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है। तो इसके लिए परावर्तन के जो नियम है उसको हमको जानने होंगे। तो सबसे पहले हमको तो देखना होगा कि दर्पण पर परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो दर्पण पर जो परावर्तन, अब मैंने क्या बनाया है भाई, आप जानते हैं क्या बनाया है, दर्पण। ठीक है, तो ये दर्पण बना लिया, इसको हम नाम देंगे एम और इसको हम नाम दिए एम डैश। ओके, ये देखो एम और ये एम डैश। इसमें एक बीचों बीच हम एक बिंदु बना देते हैं ओ। ये क्या बिंदु बना दिए, ओ। इस तरह से एक दर्पण लिए एम डैश और उसके बीच में क्या बना दिए, बिंदु ओ। एक हम प्रकाश भेजते हैं, प्रकाश का मतलब भेजे ऐसा नहीं, टार्च भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो भी हम इसको धूप में करेंगे तो भी आपको स्पष्ट दिखेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रकाश के सीध में हम देखेंगे 2 पिन लगा दें। ठीक है, और इसके बाद जस्ट ये टकराकर इस तरह से वापस आता है। ठीक, अब ये जो प्रकाश है जो जा रही है इससे टकराने, इसको बोलते हैं आपातित किरण। ठीक है, आपातित किरण। और ये जो टकरा कर वापस आ रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण।
ठीक है, इस तरह से। अब हम इसके बीचों बीच क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे। अभिलंब मतलब सीधा इसको दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से नाम भी रख सकते हैं, ए, बी और ये सी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, अभिलंब का मतलब है ना, बीचों बीच इनको बराबर भागों में बांटे। अब आपको ये होना चाहिए, ये जो है ये कोण बना, इसका नाम है आई और इसका नाम है आर। ठीक है, मतलब ये आपतित कोण और ये परावर्तित कोण। ठीक, अब ये आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा याद रखिएगा सदैव बराबर क्या होते हैं, बराबर, इस तरह से। ठीक, हमेशा बराबर। तो ये जो कोण है इसी से हम पता चल जाता है कि क्या हुआ है, कोई भी प्रकाश आपतित और परावर्तित कितने अंश के कोण से होती है। ठीक है, इसके लिए एक और प्रैक्टिकल करना है, तो उसको भी आप धूप में करें तो बहुत मजा आएगा। और इसको आप अपनी कॉपी पे भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने आपको दिखाया, एक इस तरह से भी आप सादे कागज पर बना सकते हैं। देखिए, इसको धूप में रखेंगे, इस कागज को इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर एक दर्पण रखेंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर एक दर्पण रखेंगे और उसके 2 पिन लगाएंगे और उसके बाद ठीक उसका इधर से ऐसे देखेंगे ना, ऐसे करके, तो फिर इधर से भी 2 पिन लगेगा। ठीक, तो सेम ऐसे ही दिखेगा। अब ये देखो, यहाँ पर N और N डैश दर्पण है, ये O है अभिलंब का मुख्य बिंदु। अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब, है ना, ये क्या है, कोण I और ये कोण R। ये हमेशा कोण I और कोण R क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, ये एकदम से परावर्तन का नियम है। ठीक है, पहला। अब इसको और अच्छे ढंग से समझें तो हम कई कोणों का बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर भी हमेशा नापेंगे तो क्या आएगा, 40। ये कोण जो है 40 का रहेगा, हम चांदा से नाप सकते हैं। ठीक है, ये नापेंगे तो 40 का है तो ये भी 40 का होगा, 30 का है तो ये भी 30 का होगा, 35 का है तो ये भी 35 का होगा। हमेशा आपतित किरण का जो कोण है वो परावर्तित किरण के कोण से हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोण I बराबर कोण R। ठीक है, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। ठीक, तो इस तरह से ये परावर्तन का नियम पहला। तो इसको हम शब्दों में देखें तो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। और इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको हर तरह का कोण बनाकर उसके परावर्तन कोण को नापना है। तो आप लोग को सारणी भी दिया हुआ है, आप लोग के पुस्तक में उसको भर के देखेंगे कि ये जितना कोण लेंगे, है ना, ये जितना कोण लेंगे हमेशा परावर्तित कोण भी उतने का ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मान लो, है ना, 50 का लेंगे तो इधर कितने का बनेगा, 50 का, है ना। इधर अगर हम 25 का ले तो इधर भी 25 का बनेगा, है ना। तो इस तरह से कोण को हम अंश के माध्यम से भी जान सकेंगे कि बराबर है या नहीं, तो बराबर होगा। ठीक, तो हम परावर्तन के 2 नियम जान गए। अब वो 2 नियम क्या है, इसके एकदम से याद कर लो 2 नियम क्या है। ठीक है, तो पहला नियम, इसको याद करेंगे यहाँ पर लिखकर, परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम, पहला नियम एकदम आसान है और ये आप लोग को जब आप लोग बड़ी कक्षा में जाओगे तो भी हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यही हमारे दर्पण का पूरा कार्यविधि निर्भर करता है। और हम लोग कैसे प्रतिबिंब देख पाते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनता है, हम क्यों दिखते हैं दर्पण पर, ये सारी बातें आप लोग के दिमाग में आती होगी। तो इसके लिए इन 2 नियमों को जानना बहुत आवश्यक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला नियम है कि एकदम से चित्र के साथ मैच करो, आपतित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु, क्या अभिलंब बिंदु एक ही तल पर होती है सदैव। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से। आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब बिंदु सदैव एक ही तल पर होते हैं। ये एकदम से पहला टर्म है। ठीक है, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु सदैव क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, कहीं पर भी ये इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, ये पहला नियम है। अब हम देखेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम भी बहुत आसान है, इसको समझने के लिए भी चित्र का प्रयोग करेंगे। क्या दूसरा नियम बहुत आपतित कोण और परावर्तित कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। ये दूसरा नियम बहुत आसान है। आपतित कोण और परावर्तित कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं एक बात बताऊं कि कभी भी विज्ञान में कोई भी परिभाषा अगर आप लिखते हो तो हमेशा उसको चित्र के साथ उसको मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप कोई भी नियम हो, चाहे कोई भी उस चित्र का विवरण हो, आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा चीज है आपको किसी भी चीज को समझने के लिए उसके चित्र के अनुसार ही उसको शब्दों में उतारना आना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये दोनों आपको नियम याद हो जाएंगे आसानी से। कुछ भी नहीं तो याद करने के लिए चित्र याद हो कि एक समतल दर्पण हो, उस पर आपतित किरण हो, उस पर परावर्तित किरण सीधा बराबर है ना, और अभिलंब बिंदु से इसको बराबर काट दिए, और ये क्या होता है कोण I और ये कोण R, और ये हमेशा क्या होता है सदैव बराबर होते हैं। तो उसी को परावर्तन के नियम कहेंगे, और उस परावर्तन के नियम को याद करने के लिए भी इस चित्र का प्रयोग करेंगे। उसमें सबसे पहला आएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब बिंदु सदैव एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, आपको भूलना है ही नहीं, आप चित्र से देखो, समझो और उसकी परिभाषा स्वयं से बनाओ। ठीक है, और दूसरी बात है आपतित कोण और परावर्तित कोण सदैव बराबर होते हैं। अब इसके लिए आप बराबर के लिए बहुत सारा कोण का यूज करके देख चुके हैं, तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परावर्तन के दो नियम, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परावर्तन को और भी समझते हैं। अब होता है कि हम लोग जैसे दीवार के सामने खड़े हो गए तो हमको अपने आप प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखता है ना, बस आईने दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमको अपना प्रतिबिंब दिखता है, या फिर कोई बहुत चिकना जगह हो जैसे कि हमारा स्टील का थाली हो, या फिर कोई चश्मा हो जिसमें कांच कलर किया हो, तो हमको ऐसी ही जगहों पर अपना प्रतिबिंब दिखता है। क्या प्रकाश का परावर्तन दीवार से नहीं होता? होता है, तो फिर हमारा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखता है कि नहीं? भाई कितना अच्छा होता कि हम जाते जल्दी से दीवार को देखते, अरे कंघी ठीक नहीं हुआ है, कर लेते देख के, है ना। सिर्फ हम दर्पण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम दर्पण ही क्यों खोजते हैं? तो इसलिए कि ये भी दो तरीके का होता है। क्या? परावर्तन, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। देखो, परावर्तन के नियम दो, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं। परावर्तन के प्रकार, ठीक है, ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला नियमित परावर्तन
परावर्तन, ठीक है। और दूसरा अनियमित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या होगा, तो इसको भी हमको समझना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब देखो, दर्पण का जो सतह है वो क्या होता है, एकदम से चिकना होता है ना, ये चिकना है इधर का। और हमारा दीवार का जो है वो क्या होता है, ऐसे थोड़ा खुरदरा होता है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि थोड़ा उसको प्लास्टर करते हैं तो बढ़िया से चिकना नहीं होता है। तो ये क्या होता है, खुरदुरा, और ये क्या होता है, चिकना। चिकना से ये सीधा सीधा इस तरह से जाकर वापस आ जाता है, ठीक। तो ये जो चिकनी सतह से जब परावर्तन होता है तो ये हमेशा नियमित परावर्तन कहलाएगा। याद रखना, चिकनी सतह से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो वो क्या होता है, नियमित परावर्तन। और जब खुरदुरी सतह से परावर्तन होता है तो क्या होता है, अनियमित। जैसे ये कभी इस गड्ढे में घुस गया, कभी इस ऊपरी सतह पर पड़ गया, है ना, फिर कभी गड्ढे में घुस गया, तो ये क्या हो गया, अनियमित परावर्तन। लेकिन हमेशा याद रखना, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में कोणों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। पर परिवर्तन क्या होगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो वो दूरी है वो बदल जाएगी, है ना। कभी ये क्या होगा, चिकनी सतह पर पड़ जाएगी, कभी उभरा हुआ सतह पर पड़ जाएगा। इसलिए हमको दीवार पर या फिर खुरदुरी सतह पर अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ठीक। तो हम आज क्या देख रहे हैं, परावर्तन के दो नियम, ठीक है। फिर परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, ठीक है। किस तरह से, अनियमित और नियमित। अब हम देखते हैं, एक और बात आती है दर्पण पर, है ना। जब भी हम दर्पण देखते हैं तो एक बात सामने आती है कि हम, जैसे मेरे इस तरफ सामने दर्पण है तो मेरा इधर का भाग है ना, जो दाहिना है, वो दर्पण में क्या दिखता है, बायां। आप लोग को भी दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आप लोग की तरफ हूं तो अभी मैं इधर मेरा दाहिना है तो आप लोग को क्या दिख रहा होगा, बायां, क्योंकि उल्टा हो गया, है ना। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है दर्पण में, उसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहा जाता है, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, आपको इसको भी समझने के लिए बहुत आसान काम करना है। इसमें देखो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है, ये कमल, एकदम सरल चीज है। इसको हम एक दर्पण पर देखते हैं, ये देखो, ठीक है। कमल को दर्पण पर देखते हैं तो कैसा दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग को, है ना। कमल, वो भी क भी उल्टा है और म भी उल्टा है और ल भी, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको देख लिए कमल को। फिर अगर हम और कुछ लिख के देख लें तो ये देखो दर्पण। अब दर्पण को हम दर्पण में देखते हैं कि कैसे पार्श्व परिवर्तन दिखता है। तो देखो ये है पार्श्व परिवर्तन, ये देखो। आप लोग इस तरह से बहुत सारा चीज लिख लिख कर देखना, बहुत मजा आएगा। अपना नाम को भी लिख कर देखना, उसमें आपका नाम भी उल्टा उल्टा दिखेगा, है ना। और उसको उस तरह से लिखने का भी प्रयास करोगे तो देखना, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद हम लिख ले प्रकाश, क्योंकि हम प्रकाश को पढ़ रहे हैं, ये देखो, है ना। ये क्या है, प्रकाश। इसको भी हम देख लेते हैं, ये देखो। तो एक परिवर्तन और होता है प्रकाश, जैसे हम दर्पण देखते हैं, ठीक है। तो दर्पण देखने के समय हम लोग देखते हैं कि मेरा ये हाथ जो है इस तरफ आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे ये दर्पण है ना, और उस पे एक शब्द लिखा हुआ है, ये देखो कमल, है ना। तो कमल पे अगर हम देखें इसको दर्पण पे करके, ये देखो, तो कैसे दिखेगा, इस तरह से दिख रहा है ना। इस तरह से आप लोग और देख सकते हैं दर्पण। तो
तो दर्पण को देखो कैसा दिख रहा है, ये है ना। इसी तरह से आप अपना नाम लिखकर और अपने और लोगों का नाम लिखकर देखें तो आपको ये समझ में और अच्छे से आएगा। एक और देख लें, प्रकाश है ना, तो ये देखो प्रकाश ऐसे दिख रहा है। ओके, तो आप लोग इस तरह से कर करके देखें, बहुत मजा आएगा। और दर्पण के साथ आप लोग खेलो, है ना। ऐसा नहीं कि अब उसको बाहर ले जाके घर के अंदर धूप के लिए दिखा दिखा के खेल रहे हैं, है ना, तो उससे किसी को परेशानी भी हो सकती है। तो हम लोग को तो बहुत मजा आता है। तो आज बच्चों हम लोग इस दर्पण को, प्रकाश के परावर्तन को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके, ऐसा मैं आप लोग से उम्मीद रखती हूँ। ठीक है, तो हम अगली कक्षा में और मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और उसके अक्ष, फोकस और मुख्य बिंदु के बारे में, और उस पर किस तरह से परिवर्तन होता है, ये सारी बातें उसमें हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। बहुत हो गया।